अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है अब टेररिज्म के ऊपर, वो है टाइप्स ऑफ टेररिज्म। तो टाइप्स में मेनली दो हैं हमारे पास, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। इंटरनेशनल टेररिज्म जो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करके कोई भी ग्रुप सिर्फ एक कंट्री तक ही ना रहे महदूद, वो बहुत सारी जगहों पे जो है टेररिस्ट एक्ट्स को परफॉर्म करे। देन होता है डोमेस्टिक, क्या मतलब किसी भी एक कंट्री के ही अंदर तक महदूद और वहीं पे जो है ये अटैक्स हो रहे हैं। तो डोमेस्टिक एक ही कंट्री में होता है। इंटरनेशनल वो जो टेररिस्ट ग्रुप होता है उसके बहुत सारे चैप्टर्स बन जाते हैं। जब कोई भी टेररिस्ट ग्रुप होता है, अक्सर आप देखते होगे चैप्टर ये कंट्री और सिटी के नाम से चैप्टर चैप्टर लिखा होता है, फिर सिटीज के नाम के साथ लिखा होता है कि अलकायदा का ये चैप्टर, आईएस का ये चैप्टर। तो वो चैप्टर चैप्टर असल में कुछ नहीं होता। जैसे ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप तो आईएस के जैसे आप अंदाजा लगाओ, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है उसकी जो है उनके अंदर डिवीजन उन्होंने बना दिए कि तुम ये वाला एरिया संभालो, तुम ये वाला एरिया संभालो। तो वो एरिया के नाम से बोलते हैं कि खोरासान चैप्टर, तो ये चैप्टर है, तो वो चैप्टर, और कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे आप जीटीपी का देखो तो आपको नजर आता है डिफरेंट चैप्टर्स के नाम जो सिटीज के नाम नाम के साथ होता है। कराची चैप्टर, फ्लैट का करके, तो वो चैप्टर्स इसलिए साथ लिखा होता है कि वो उन्हीं का पार्ट होते हैं, बस वो ग्रुप अलग अलग एक ही बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पे होते हैं, ठीक है ना, लोकेटेड होते हैं। तो डोमेस्टिक होता है जो एक ही कंट्री के अंदर ही रहता है, कंट्री के अंदर ही रहता है। और इंटरनेशनल होता है जब वो एक कंट्री को क्रॉस करता है और डिफरेंट कंट्रीज में, एक से ज्यादा कंट्रीज में वो फैलने लग जाता है और उनको इम्पैक्ट करता है। तो मेनली दो हो गई, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। अब इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, दोनों में स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या होता है? टेररिज्म दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय अ गवर्नमेंट। इन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड, वेपन्स, ट्रेनिंग, सेफ हेवन। सेफ हेवन्स, हेवन्स का मतलब यहाँ पे सेफ हेवन्स शेल्टर्स, छुपने की जगह, ठीक है। Safe havens or other forms of assistance to terrorist groups or individuals to further its political, ideological, or strategic goals, either within its own borders or international. तो से स्टेट स्पॉन्सर्ड तब होगा जब कोई भी टेररिस्ट एक्ट हो रहा है, मतलब कोई भी टेररिज्म के एक्ट्स हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, और उसको गवर्नमेंट, किसी भी जगह की गवर्नमेंट जो है वो उसको स्पॉन्सर कर रही है। देखो, जब कोई बाय शो होता है, जैसे भी कोई शो हो रहा है, कोई कंसर्ट हो रहा है, आप देखो कि आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे ना डिफरेंट जो है बड़ी बड़ी जो वो होती है, इंडस्ट्रीज होती है ना, उनके बैनर्स लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह होता है ना, कोका कोला का लगा होगा, नेस्ले का लगा होगा। ये सब कुछ क्यों होता है? वो स्पॉन्सर करते हैं शो को। मतलब शो तो होता है, लेकिन शो के ऊपर को ऑर्गेनाइज और पैसा किसने लगाया होता है? डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने। कोका कोला हो गया, नेस्ले हो गया, ठीक है ना, हॉलबर्ग वगैरह हो गया, तो वो लोग पैसा लगाते हैं, मतलब वो स्पॉन्सर करते हैं शो को, ठीक है। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि टेररिज्म, कोई ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्ट्स कर रहा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसे कोई ना कोई स्टेट, किसी ना किसी कंट्री की गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर कर रही होती है। मतलब उसको फाइनेंशियल एड देगी, उसको वेपन्स, उसको सब कुछ जो भी उसको चाहिए होगा। उन्होंने कहीं पे भी कोई बम ब्लास्ट किया, उसके बाद उनको सेफ हेवन्स चाहिए होंगे, छुपने की जगह चाहिए होगी, तो गवर्नमेंट उनको दिलाएगी। ये इंटरनेशनल डोमेस्टिक लेवल दोनों पे हो सकता है, मतलब एक बॉर्डर्स के अंदर भी हो सकता है, ऑन बॉर्डर्स, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे कोई गवर्नमेंट अपनी कंट्री में भी करा सकती है सिर्फ, और कोई भी गवर्नमेंट ये भी हो सकता है कि किसी टेररिस्ट ग्रुप को स्पॉन्सर करे और वो इंटरनेशनली कर रहा हो। ठीक है, मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगी। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए भी हो सकता है, देन डोमेस्टिक के लिए भी हो सकता है। कोई गवर्नमेंट अपने ही कंट्री में टेररिस्ट जो है ना, वो डराने के लिए लोगों को, उनमें डर खौफ पैदा करने के लिए अजीबो गरीब हरकतें करती है, ठीक है ना। मतलब कुछ ना कुछ इस तरह के एक्ट्स होंगे, यहाँ पे ब्लास्ट हो गए, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, तो मतलब अपने ही सिर्फ अपने ओपोजिशन को दबाने के लिए। कभी आप किसी, अभी आगे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी। तो कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है ऑपोजिशन को दबाने के लिए ना लोगों को, सिविलियंस को नुकसान भी पहुंचाती है। तो देखो, बॉडली हार्म देना और डेथ दोनों है, सिर्फ डेथ नहीं है, बॉडली हार्म भी। कि आप अगर को बॉडली हार्म पहुंचाओ, वो भी टेररिस्ट एक्ट होता है। तो गवर्नमेंट जब किसी एक ग्रुप को जो है ग्रुप पे पैसा लगा रही है, उसको छुपने की जगह भी दे रही है, उसको कानून से भी बचा रही है, तो मतलब वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्ट है।
टेररिज्म है, ठीक है। तो कभी कभी गवर्नमेंट अपनी कंट्री में भी करती है, देन कभी कभी ऐसा होता है कोई गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कराती है। जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कि कोई पॉलिटिकल या जो पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं, आइडियोलॉजिकल रीजंस हो सकती हैं, कोई भी स्ट्रैटेजिक गोल्स हो सकते हैं, कुछ भी लेकर हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट एक्ट्स कराएंगे। जैसे अगर एक कंट्री है और एक कंट्री है बी और सी, अब ए कंट्री की गवर्नमेंट को ये ग्रुप है, उस ग्रुप को स्पॉन्सर करेगी और बोलेगी तुम बी और सी पे डिफरेंट अटैक्स करते रहो, मतलब वहां पे आप स्टेबिलिटी ना होने दो। क्यों, हो सकता है कि ए चाहती है कि वो ही जो है पावरफुल कंट्री रहे और वो ही स्टेबल रहे, उसी की इकोनॉमी बेहतर हो, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कोई भी रीजन हो सकता है। तो कभी कभी गवर्नमेंट अपनी कंट्री में भी कोई किसी ना किसी ग्रुप को स्पॉन्सर करके टेररिज्म को आम जुबान में स्पॉन्सर करती है, इंटरनेशनली भी कर सकती है। देन चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या नॉन स्टेट टेररिज्म हो, दोनों में रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई रीजन होता है हर टेररिज्म के पीछे, पॉलिटिकल हो सकता है, आइडियोलॉजिकल हो सकता है, स्ट्रेटेजिक, कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉन स्टेट टेररिज्म में क्या होगा, टेररिज्म कैरिड आउट बाय ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती। ये सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप अलकायदा वगैरह ले लो, उनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन ये लोग अपनी एक्टिविटीज को सरंजाम देते हैं, ठीक है। दीज ग्रुप्स ऑफन ड्राइव बाय आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मोटिवेशंस, यूज वायलेंस टू फर्दर देयर गोल्स विदाउट फॉर्मल स्टेट बैकिंग और डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। किसी भी गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या कोई भी स्टेट इनको फॉर्मली बैक नहीं करती है, और मतलब कि ये नॉन स्टेट टेररिस्ट ग्रुप्स ज्यादा माने जाते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड में समझ आ जाती है कि ये कहीं ना कहीं कोई स्टेट इनको स्पॉन्सर कर रही है। नॉन स्टेट टेररिज्म में इतना पता नहीं चलता है कि ये जो ग्रुप है, क्योंकि वो ग्रुप इतना ज्यादा फैल जाता है, अगर वो एक कंट्री में भी हो तो गवर्नमेंट डिसोन कर देती है उनको। मतलब अगर कोई ग्रुप है जो हमारी कंट्री से है, उन्होंने किसी और कंट्री में कोई बम ब्लास्ट कर दिया है, तो गवर्नमेंट सीधा के बोल देगी हमारी कि यार हम तो इनको डिसोन कर रहे हैं, हम इनको नहीं जानते, आपने जो कुछ करने के साथ कर लो, मतलब कि वो नॉन स्टेट टेररिज्म है। चाहे वो हमारी कंट्री के लोग होंगे, पाकिस्तानी होंगे, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो हम उनको डिसोन कर रहे हैं, आप अपने लिहाज से उनको सजाएं दें, क्योंकि ये टेररिस्ट अगर ग्रुप है तो हमने इनको स्पॉन्सर नहीं किया, गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देगी। तो बहुत सारे कंट्रीज में जब उनके ही अपने सिटीजन जाके कहीं ना कहीं बहुत बड़े टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, तो गवर्नमेंट डिसोन करती है फिर ऐसे लोगों को। तो नॉन स्टेट टेररिज्म भी होता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड में भी वो सामने आकर बिल्कुल नहीं बोलती है, लेकिन कहीं ना कहीं समझ आ जाती है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ही है। वो इस तरह बहुत ही मैसिव लेवल पे होते हैं ना, तो समझ आ जाती है। इवन कंट्री के अंदर भी लोगों को समझ आ जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो खैर आम जबान में ये है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वो होगा जिसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और नॉन स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। चलो, अब हम इनको दोनों में देखते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म रेफर्स टू टेररिस्ट एक्ट्स दैट ट्रांसेंड नेशनल बॉर्डर्स, सॉरी, नेशनल बॉर्डर्स को। जो इंटरनेशनल टेररिज्म होता है वो क्रॉस करता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग सॉरी इन्वॉल्विंग परपिट्रेटर्स और विक्टिम्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। ऑब्वियसली जब एक कंट्री तक जो है वो टेररिज्म या एक अच्छा, टेररिज्म अगर बॉर्डर्स को क्रॉस कर देगा, किसी भी नेशनल बॉर्डर्स को, मतलब एक कंट्री के बॉर्डर्स को क्रॉस करके दूसरी कंट्री तक चला जाएगा, तो वो इंटरनेशनल बन जाएगा, एकदम वो इंटरनेशनल टेररिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर ऑब्वियसली जब आपकी सिर्फ कंट्री तक नहीं है, दूसरी कंट्री को भी इन्वॉल्व कर दिया, तो टेररिज्म का तो काम ही है बॉडी हार्म देना, टर्फ ऑफ पिलाना, लोगों को मारना, उनको शहीद करना। तो फिर विक्टिम्स और परपिट्रेटर्स मल्टीपल कंट्रीज से आपको नजर आएंगे। ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये ये नहीं होता किसी एक ही कंट्री से, मतलब इंटरनेशनल जो टेररिस्ट होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वही नहीं सिर्फ एक ही कंट्री से रिक्रूट नहीं करते लोगों को, मतलब हायर नहीं करते। ये हर कंट्री में फैलते हैं, और हर कंट्री में जो वल्नरेबल लोग होते हैं ना, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको हायर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको एक कंट्री के अंदर से निकलते हुए नहीं नजर आएंगे। अगर एक कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है, वो 3-4 कंट्रीज में है ना, तो वो 3-4 कंट्री से लोगों को उठाएंगे। वहां पे हर कंट्री में जो वल्नरेबल लोग होंगे ना, जिनको बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड आइसोलेटेड फील कराया जाएगा, वो उनको हायर कर देंगे, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग देंगे, उनको जिंदगी का कोई पर्पस देंगे, उनको हायर कर देंगे। ये इस तरह करते हैं। तो विक्टिम्स वगैरह, परपिट्रेटर्स वगैरह, वो मल्टीपल कंट्रीज से आपको इंटरनेशनल टेररिज्म में नजर आएंगे, ठीक है।
These actions are typically motivated by global ideological, religious, or political goals and have significant implications for international relations and security. इंटरनेशनल टेररिज्म, डोमेस्टिक टेररिज्म की निस्बत बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कंट्रीज के दरमियान रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इंटरनेशनल जो रिलेशन एंड सिक्योरिटी, इवन सिक्योरिटी ट्रेड बहुत मुतासर होती है। बहुत कुछ जो है इंटरनेशनल टेररिज्म की वजह से मुतासर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक लार्जर स्केल पे होता है, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं कि एक ही कंट्री को मुतासर करेगा, दो तीन चार कंट्रीज मुतासर हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है पीस स्टेबिलिटी एक रीजन में, देखो एक कंट्री में एक डोमेस्टिक लेवल तक है और इंटरनेशनल लेवल तक, तो एक पूरा रीजन जो है, जो आप कह रहे हैं कि एशिया में फैल गया, देन आप देखो हमारे पहले अभी जो एपी सेंटर है, मतलब मिड मिड पॉइंट कि कहाँ पे सबसे ज्यादा एपी सेंटर होता है ना, जैसे अर्थक्वेक होता है, जो एपी सेंटर है, जो फोकल बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है ना टेररिज्म का, वो अभी शिफ्ट हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ ना, अफ्रीका की तरफ जो है वो शिफ्ट हुआ है। पहले वो कहाँ था? एशिया में भी मिडल ईस्ट में था ज्यादा, तो मिडल ईस्ट से वो शिफ्ट हो गया उधर, मतलब एक देखो इस तरीके से डिफरेंट रीजन्स फिर मुतासर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, इससे क्या होगा, वो फैलेगा, और अगर वो फैलेगा तो वो बहुत सारी कंट्रीज को मुतासर करेगा। तो ये सिर्फ एक डोमेस्टिक लेवल पे तो है नहीं कि उसी कंट्री को मुतासर करता रहेगा। अब यहाँ से अगर पाकिस्तान में टेररिज्म है, ऑब्वियसली हम लोग जीटीआई के मुताबिक फोर्थ नंबर पे हैं, तो टेररिज्म है, तो अगर पाकिस्तान में है देन पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में कम हो गया काफी, अफगानिस्तान में भी हो तो अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर, हम सबके आपस में बॉर्डर जुड़े हुए हैं ना, तो एक ये रीजन होता है कि टेररिज्म फैल सकता है बहुत आराम से। और ऑब्वियसली अफ्रीका एशिया के पास था, मिडल ईस्ट और जो नॉर्थ अफ्रीका है उसके दरमियान जो है वो एक दूसरे के करीब थे, तो वहां से तब भी वो अफ्रीका में जा सका है ना। डायरेक्ट वो अमेरिका में क्यों नहीं गया है? उसकी वजह यह है क्योंकि अफ्रीका और जो मिडल ईस्ट है वो करीब करीब था, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट करीब करीब था। बुर्किना फासो जो इस टाइम एपी सेंटर है, अफ्रीकन कंट्री है, एपी सेंटर है वो टेररिज्म का, वो जो है मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के करीब है, नॉर्थ अफ्रीका देन मिडल ईस्ट के करीब है, वो वहां से जो है इतने बड़े बड़े जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो पेनिट्रेट हुए हैं अफ्रीका की तरफ। तो जब एक जगह पे होता है तो उसकी वजह से विक्टिम्स आप पूरे रीजन को मुतासर करता है, ट्रेड मुतासर होती है, बहुत कुछ, क्यों सारी वेस्टर्न पावर्स पे चार ही होती हैं, वार ऑन टेरर लॉन्च कर दिया तो ये कर दिया, यहाँ पे मिलिट्री घुसा दी, वहां पे घुसा दी। हालांकि आप बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़े, ये जो वेस्टर्न पावर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स आज बन गए। पहले वो वल्नरेबल थे ग्रुप्स, और आज वो बहुत इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स, क्योंकि वो उस चीज को भूलते ही नहीं, हिस्टोरिकल जो इंजस्टिस उनके साथ हुए ना उसको भूल ही नहीं रहे, उसको भूल नहीं रहे, तो वो सिविलियंस को मार रहे हैं वहां पे। तो कुछ ना कुछ इंजस्टिस होता है जो बाद में बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स बन जाते हैं वो। आप अलकायदा का मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, हाँ पे हाँ। तो ये वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी बना था ग्रुप, जब मिलिट्री प्रेजेंस थी सऊदी अरेबिया में, देन इराक में ये आए, तो ये उनकी जो प्रेजेंस थी ना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यूएस खास तौर पे, तो वो उसकी वजह से भी ये अलकायदा ने अटैक किया था ये सितंबर 11 का। तो अगर आप डिफरेंट रिपोर्ट्स देखो, कोई 22 रिपोर्ट्स नहीं, आप डिफरेंट रिपोर्ट्स देखो तो आपको समझ आएगी कि ये इवन जो वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट थी ना, तो वेस्टर्न जब पावर्स जहां जहां से फोर्सेस निकलती रही ना, वहां वहां पे ना वे खला पैदा करते रहे, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ना वहां पे रीजनल जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे ना वो लड़ते रहे, और आपस में लड़ते लड़ते कब उन लोगों ने रेडिकल आइडियाज को एब्जॉर्ब कर लिया, तब वो कब वो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स बन के, उनको खुद भी नहीं समझ आती। और आज वो इतने बड़े बड़े हैं कि वो ये जो वेस्टर्न पावर सब मिलके भी उनको संभाल नहीं पा रहे, कि एक को संभाले दूसरा आ जाता है, आईएस को संभाले अलकायदा, अलकायदा को संभाले जेएनआईएम, किस किस को संभाले इनको समझ नहीं आती फिर अब। ठीक है, तो अगर एक जगह पे है तो वो फिर हर जगह पे घूमता है, इसीलिए टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश करते हैं, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। डोमेस्टिक में वो हमारा एक कंट्री का मसला है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो चुप ही होती है, इनका अपना मसला खुद देख लेंगे, जब वो इंटरनेशनल में बदल जाता है तो वो पूरी कम्युनिटी का कंसर्न बन जाता है। इसी तरह अब इंटरनेशनल टेररिज्म में दो तरह के होंगे, नॉन स्टेट एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड। नॉन स्टेट की सबसे बड़ी एग्जांपल है, ऑब्वियसली सबको इस इंसिडेंट पे बहुत दुख होता है, मिशन 9/11, क्योंकि इसमें सिविलियंस की डेथ हुई थी, और वो कोई कम नहीं थे, अराउंड 3000 पीपल, किसी भी कंट्री का इतना बड़ा लॉस एक दिन के अंदर, और वो कुछ कुछ टाइम के 846 845 पे पहला अटैक, 9/3 पे दूसरा,
कम कम टाइम पे, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये सिविलियन की इधर डेथ्स हुई थी, जो कि छोटी बात नहीं थी। कोई 100-200 लोग नहीं थे, 100-200। इससे पहला वाला जो था वहां पे, और उसमें 168 लोग मरे थे, जिसको यूएस का सबसे डेडलीस्ट अटैक माना जाता था, जो वहां के सिटीजन ने किया था। वो से 168, वो उसकी भी मैंने आगे एग्जांपल दी है, 168 लोग मर गए थे उस अटैक में। तो इसमें तो 3000 मरे थे। तो अभी जो है वहां का सबसे खतरनाक अटैक 9/11 माना जाता है। तो 9/11 को कभी भी कोई भी इवन कोई भी कंट्री याद करे, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, हर एक को दुख होता है, क्योंकि इसमें लोग मरे थे। ठीक है। The September 11 attacks in 2001, carried out by Al Qaeda, were a series of coordinated terrorist attacks targeting the United States, resulting in the deaths of nearly 3,000 people. तो चार अटैक्स थे, तीन तो बहुत ज्यादा तबाही की थी, और जो चौथा है वो लोगों ने रेजिस्ट किया था। असल में ये मतलब के फ्लाइट्स थी। ठीक है ना। तो वो जो लोग थे ना, एक जो है, तीन तो उन्होंने निशाने पे मार दिए थे। जो चौथा था ना, वो वहां के लोगों जो अंदर लोग थे ना फ्लाइट में, उन्होंने रेजिस्ट किया। जो हाईटेकर्स थे ना, उनके साथ रेजिस्ट किया। तो वो हालांकि वो लगना जो है वो यूएस कैपिटल पे था, लेकिन वो उन्होंने जो है ना, वो एक खाली जगह पे जाके वो क्रैश हुआ था। ठीक है। तो वहां पे लोग मर गए थे, लेकिन कोई उनकी बिल्डिंग को नुकसान नहीं हुआ था। तो ये चार थे अटैक, और इन चार की वजह से तीन में तो जानी माली दोनों नुकसान थे, और एक में इनका सारा जानी नुकसान था। तो कुल मिला के अराउंड 3000 लोगों की डेथ हुई थी। दिस इवेंट हैड प्रोफाउंड ग्लोबल implications, reshaping international security policies and leading to the war on terror। तो वॉर ऑन टेरर आम जबान में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 9/11 अटैक्स के साथ। 9/11 अटैक जो हुए थे, वहां से जो है वार ऑन टेरर स्टार्ट हुआ। तो असल में ये मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, ये चार अटैक्स थे। एक जो था 846 पे हुआ था, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 जो है वो सीधा जाके जो है नॉर्थ टावर ऑफ द वर्ल्ड सेंटर पे जाके, मतलब वर्ल्ड सेंटर जो था वो दो उनकी ट्विन टावर्स थे ना। जो नॉर्थ टावर था उधर फ्लाइट 11 846 पे क्रैश हुई थी। देन जो उनका साउथ टावर था, उसके अंदर जो है फ्लाइट नंबर था 175, वो 9 के अराउंड, 9392 के अराउंड वहां पे क्रैश हुई थी। तो जो उनको ये ट्विन टावर्स थे ना, वर्ल्ड सेंटर के ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो दोनों इनके बहुत ही खूबसूरत टावर्स थे, ट्विन थे ना, एक दोनों साथ साथ खड़े थे। नॉर्थ टावर में फ्लाइट 11 जाके क्रैश हुई, एंड साउथ टावर पे फ्लाइट 175, और उसकी वजह से वो बिल्डिंग्स तबाह हुई, वहां पे जो है लोग मरे। देन 937 पे आप देखिए, कुछ कुछ 846 पे एक हो रहा है, 93 पे दूसरा हुआ। देन 937 पे तीसरी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 पेंटागन पे, हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन, वहां पे जाके क्रैश हुआ। एंड फोर्थ का टारगेट था यूएस कैपिटल, व्हाइट हाउस था फोर्थ का टारगेट, वो एंड 10-3 पे वो जाकर क्रैश हुआ था। लेकिन लोगों ने रेजिस्ट किया, तो वो शिनेक्सवेल पे जाकर क्रैश हुआ। ठीक है। तो वहां पे वो एक फील्ड है ना शिनेक्सवेल, वहां जाके वो क्रैश हुआ। हालांकि उसका टारगेट व्हाइट हाउस था, लेकिन वो खाली जगह पे जाकर जो है क्रैश हो गया। तो ये चार इनकी फ्लाइट्स थी। पहली थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, दूसरी थी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, तीसरी थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, और फोर्थ थी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। तीन तो लग गई थी और चौथी नहीं लगी थी। तो ये इनका नुकसान हुआ था। इनके ट्विन टावर्स जो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, वो इनके यहाँ पे डैमेज हुए थे। देन इनका पेंटागन, तो लोग अलग इनके जो है वो, यहाँ पे इनकी माली जानी नुकसान दोनों हुए थे। और अलकायदा ने ऑब्वियसली, अलकायदा के ये इनके मोटिव थे, इनके मोटिव्स क्या थे, इनकी कंडीशन, इनकी जो पीछे इनकी वो थी जो जिसकी वजह से लोगों ने अटैक किया, वो जाहिर है मतलब वो अपोज कर रहे थे कि यूएस फॉरेन पॉलिसी को मिडल ईस्ट में ना, यूएस फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा थी, तो उसको अपोज कर रहे थे। क्योंकि पर्टिकुलरली उस टाइम मिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री की प्रेजेंस थी सऊदी अरेबिया में। आप जब कभी पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि मिलिट्री प्रेजेंस आ गई थी सऊदी अरेबिया में। दूसरा कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा था यूएस। और जो थर्ड था, इसकी वजह ये थी कि गल्फ वार के दौरान यूएस की इन्वॉल्वमेंट थी इराक में। जब गल्फ वार थी तो उसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट थी इराक में। तो ये कुछ तीन चार चीजें मिलके एक मिलिट्री प्रेजेंस इन सऊदी अरेबिया,
सपोर्ट फॉर इसराइल एंड इन्वॉल्वमेंट इन इराक ड्यूरिंग द गल्फ वार। ये कोई दो तीन रीजंस थी जिन्होंने मिल के अलकायदा को क्या अलकायदा अलकायदा ने इन तीन को अपनी रीजंस बना के 9/11 अटैक किया था, जो कि बहुत डेडलीस्ट अटैक था, बहुत ज्यादा डेडलीस्ट अटैक था। ठीक है, ये था नॉन स्टेट टेररिज्म। कोई स्टेट इसको नहीं अच्छा एक्ट मान रही हो, नहीं कोई स्टेट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। कोई भी स्टेट नहीं कहती कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे। ना तो इसकी सऊदीया लेगा, ना पाकिस्तान लेगा, ना इंडिया लेगा। कोई भी स्टेट नहीं कहता कि हम अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलकायदा ने किया था वो इंडिपेंडेंटली किया था, किसी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर। अच्छा, दूसरा जो है, अब मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड का बताती हूँ। तो मैंने आपको नॉन स्टेट का बता दिया, अब स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब वो कैसे होते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी रेडिकल या किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी, तो हम बोलेंगे कोई भी गवर्नमेंट है जिसके ऊपर इवन बाबर कह भी रहे हैं कि यार ये कर रही है, ये कर रही है, तो मतलब कि अगर एलिस्ट भी है तो मतलब वो कर रही है, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो मतलब कोई ना कोई ग्रुप होगा वह टेररिस्ट, उसको कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कोई गवर्नमेंट सपोर्ट। इन द 1970s एंड 1980s, 1970s और 1980s में नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये इल्जाम था। उस टाइम एक ग्रुप था JRA करके, जापानीज रेड आर्मी। ये अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। जापान में जो गवर्नमेंट थी ना उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको लगता था जो उनकी गवर्नमेंट है ना वो वेस्टर्न पावर्स को बेक बेक कर रही है। और जो ये ग्रुप था ना, ये कम्युनिज्म को मानने वाला था। आपको पता है कोल्ड वार, ये कोल्ड वार का टाइम पीरियड था ना, 1971 में ये ग्रुप बना था JRA। और ये था, ये कम्युनिज्म को मानने वाला था। ये चाहता था, ये ग्लोबल रेवोल्यूशन लाना चाहता था, मतलब कम्युनिज्म को दुनिया के हर कोने में ये फैलाना चाहता था। तभी तो नॉर्थ नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म, ऑब्वियसली आप रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह ये कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को मानते थे ना, और मानते हैं भी। तो नॉर्थ कोरिया ने के ऊपर ये इल्जाम, हमेशा आज भी ये माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया इस ग्रुप को क्या, इस टेररिस्ट ग्रुप को क्या कर रहा था, इस टेररिस्ट ग्रुप को पूरी हेल्प कर रहा था। मतलब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था ये। तो ये हालांकि ये ग्रुप कहीं और एक्टिव था, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसको प्रॉपर सेफ हेवन्स देता था। जब भी कोई अटैक करते तो उसके बाद इनको छुपने की जगह देता था, इनको इनको जो है हेल्प की, इनको ट्रेनिंग दी गोरिल्ला वारफेयर में, इनको एक्सप्लोजिव्स में, बाकी सारा इसको इनको इनको जो है, जैसा वो अगर फाइनेंशियली इनको हेल्प किया, ट्रेनिंग दी, जो भी सपोर्ट इसको इस ग्रुप को नॉर्थ कोरिया दे सकता था उसी गवर्नमेंट इन्होंने दी। और ये जो ग्रुप था इसने सिर्फ जापान तक नहीं रहा था, फ्रेंच एम्बेसी को इन्होंने जो है इन्होंने अटैक किया था 1974 में। इन्होंने फ्लाइट्स को जो है हाईजैक किया था। तो मतलब डिफरेंट बड़े बड़े इन लोगों ने काम किए थे। इनका काम ही ग्लोबल रेवोल्यूशन लाना था। ये चाहते थे कम्युनिज्म को हर जगह फैला दें। इनको लगता था कि वेस्ट जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को, जो कैपिटलिज्म है, अपने व्यूज को वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, और ये उन व्यूज के अगेंस्ट थे। मतलब ये अपने आप को रेवोल्यूशनरी ग्रुप मानते थे, लेकिन ये टेररिस्ट एक्ट्स कर रहे थे। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं। In the 1970s and 1980s, North Korea was accused of supporting the Japanese Red Army, a militant group aiming to overthrow the Japanese government and spark global revolution. तो ये जापानीज गवर्नमेंट जो उस टाइम थी उसके अगेंस्ट है। ये कहते थे कि यार ये कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, इसको तो वेस्टर्न जो पावर्स हैं दूसरी वो सारी सपोर्ट कर रही है। वेस्टर्न पावर्स के ऊपर ज्यादातर ये होता था कि यार ये सारी तकरीबन तकरीबन सारी जो है वो कैपिटलिज्म को मान रही है। तो जो JRA ग्रुप था, ऑब्वियसली वो तो कम्युनिज्म को मान रहा था। तो वो चाहता था कि भाई जापान में भी ये आए, चाहे बाकी जो भी वेस्टर्न पावर्स हैं वो मान रही हैं कैपिटलिज्म को, जापान में जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए। तो ये सिर्फ यही नहीं चाहते थे कि सिर्फ जापान में आए, ये एक ग्लोबल रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, मतलब कि पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे थे कम्युनिज्म को। नॉर्थ कोरिया कोरिया एडिशनली प्रोवाइडेड, उनके ऊपर इल्जाम है नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि उन्होंने प्रोवाइड किया है सेंचुरी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इनेबलिंग द JRA टू कंडक्ट इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक्स इंक्लूडिंग हाईजैकिंग एंड एम्बेसी सीज। इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया के ऊपर इल्जाम है कि यार इनको सेफ हेवन देता था, ट्रेनिंग देता था, सपोर्ट देता था, और इसी वजह से JRA इस काबिल हो गया था, उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत थी कि वो इंटरनेशनल अटैक्स करे, जिसमें वो एम्बेसीज पे भी अटैक करना, देन वो जो है फ्लाइट्स को हाईजैक करना, ये सब कुछ करना। दिस सपोर्ट इंक्लूडेड ट्रेनिंग इन गुरिल्ला वारफेयर एंड एक्सप्लोसिव्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ सेफ हेवन आफ्टर देयर अटैक्स। शेल्टर्स देते थे उनके अटैक्स के बाद। अटैक्स किस तरह के होते थे, सच एज
आफ्टर, जब उन्होंने मतलब ये बताया हुआ है कि टैक्स कब कब दिए, इन सारे टैक्स के बाद दिए। अब एग्जांपल दी है, सच इज आफ्टर द 1970 हाईजैकिंग ऑफ जापान एयरलाइंस फ्लाइट 351, the siege of the French embassy in The Hague in 1974, and the 1977 hijacking of Japan Airlines flights 472। तो बाकी तो ये आपको पता चल गया। ये जो फ्रेंच एम्बेसी को इन्होंने अटैक किया था, असल में ये प्रिजनर्स को, इनका एक साथी था, कैदी था, इनका एक साथी था जिसको, जो फ्रांस में जो फ्रेंच फोर्सेस है उन्होंने कैद कर दिया था, उसको डिटेन कर दिया था। तो उसको रिहा करवाना था, तब इस एम्बेसी को इन लोगों ने जो है एक किस्म का यहाँ पे अटैक किया हुआ था। ठीक है ना, ये काफी टाइम जो है ये इनके अंडर रही थी, और फिर बाद में जो है नेगोशिएशन वगैरह सब कुछ हुई थी। तो ये हैग में थी इनकी ये फ्रेंच एम्बेसी, वहां पे इन्होंने अटैक किया था। नॉर्थ कोरियन बैकिंग ऑफ दीज ऑपरेशंस लेड टू एक्यूजिशंस। नॉर्थ कोरिया की जो बैकिंग थी ना इन सारी, इनके तो ये नॉर्थ कोरियन ने इसको पूरा सपोर्ट किया इन सारी अटैक्स में। तो नॉर्थ कोरिया बैकिंग ऑफ दीज ऑपरेशंस लेड टू एक्यूजिशंस ऑफ द regime's इन्वॉल्वमेंट इन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब वो इसको कर रहा है सपोर्ट, तो हम ये बोलेंगे ना ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अब देखो ये दोनों इंटरनेशनल लेवल पे हैं। अलकायदा जो कि इंटरनेशनल लेवल था, नॉर्थ कोरिया ने उसको सपोर्ट किया, जेआरए को। जेआरए को जापान तक नहीं थी, वो मुसलसल उसका ग्लोबल रेवोल्यूशन लाना इसका एम था। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन एग्जांपल्स दिए हैं सिर्फ। तो मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे था, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था, लेकिन ये वाला स्टेट स्पॉन्सर्ड था। अब इसी के साथ डोमेस्टिक टेररिज्म। अब डोमेस्टिक टेररिज्म किसी बॉर्डर्स के अंदर तक ही रहेगा, एक बॉर्डर्स के अंदर होगा। ठीक है, डोमेस्टिक टेररिज्म रेफर्स टू टेररिस्ट अटैक्स कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विद इन अ सिंगल कंट्री, एक कंट्री के अंदर, टारगेटिंग देयर ओन पॉपुलेशन और गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ हो गया, हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट ग्रुप हो, जैसे टीटीपी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रहा है, तरीके तालिबान पाकिस्तान। तो इस तरह कहीं कहीं पे होते हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक टेररिस्ट ग्रुप होता है, वो एक ही कंट्री के अंदर मुसलसल सारा काम कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, दी सेक्शंस आर ऑफन मोटिवेटेड बाय नेशनलिस्टिक, ज्यादा सेपरेटिस्ट होते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस ग्रीवेंसेस दैट आर स्पेसिफिक टू दैट नेशन, इकोलॉजिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल गोल्स, एंड हैव सिग्निफिकेंट implications फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी। सिग्निफिकेंट ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आता है। देखो, जहाँ पे आपको एक कंट्री है, मैं किसी भी कंट्री की बात नहीं करूंगी, कि थोड़ा सा यहाँ पे फिर जो चीज होती है वो थोड़ी सी मतलब कि गलत चली जाती है, लोग अलग तरीके से कमेंट्स कर कुछ और ही बोलते हैं। तो इस वजह से मैं आपको रैंडम एग्जांपल देती हूँ हमेशा। कोई भी कंट्री है, कंट्री ए, वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट होंगे वहां के सारे जो नीचे जितने भी वहां पे प्रोविंसेस थे उस कंट्री में, ये जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स थे माइनॉरिटी वाले, ठीक है ना, उससे तीन चार ग्रुप्स माइनॉरिटी के, इमिग्रेंट्स भी हो जो दूसरी कंट्री से आए हैं, अब वो सारे क्या हुए हैं, वो सारे ना वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। अब वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी डराने के लिए, बाकी सिविलियंस को भी डराने के लिए बार बार क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट भी इस तरह का करेंगे, डराने धमकाने वाला खतरनाक किस्म का करेंगे, टायर जला दे, ये जला दे, और इसके अलावा वो बॉम्ब ब्लास्ट और ये चीजें भी करेंगे, वेपन्स कैरी करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक ही कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब वो उनके क्या होगी, वो या तो नेशनलिस्टिक उनकी कोई वो वजूहात होंगी, या तो आइडियोलॉजिकल होंगी, रिलीजियस बेसिस पे होगा। जैसे बार बार आप देखें, किसी एक कंट्री में जो है बार बार रिलीजियस डिफरेंट जो है वो बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, और वो आपस में लड़ रहे होते हैं। डिफरेंट होते वो एक ही रिलीजन के हैं, लेकिन एक ही रिलीजन के अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्ट्स बन जाते हैं, और वो आपस में जो है वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब इस तरह की जो चीजें आती हैं और इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, हालांकि वो जो मासूम लोग होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इन चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स। और लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, वो उस टाइम पे कि हम रिलीजियस अपने अपने रिलीजन को, अपने फिरके को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आम लोगों को, बेचारों को ये समझ नहीं आती कि उनको वो मोहरा है, वो सिर्फ यूज हो रहे, गन किसी और नहीं चलाई है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, इन चीजों को करके टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करते जाते हैं। फिर किसी एक प्रोविंस को बोलेंगे यार आपके साथ इतना बुरा हो रहा है, आपके साथ, मतलब जो कभी गवर्नमेंट ने वहां पे ध्यान देना भी था, वो गवर्नमेंट वहां पे दे नहीं पाती, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जो प्रोविंस होता है वो टेररिस्ट का एक गढ़ बन जाता है। तो फिर वहां से पहले टेररिज्म को हटाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, समझ नहीं आती गवर्नमेंट को। तो बहुत सारी चीजें होती है जो मिल के आपके, अब इंटरनेशनल यहाँ पर रिलेशंस किस तरीके से सिक्योरिटी मुतासर होती है, कोई कोई भी आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो कहे, वो लोग बाहर बड़ी बड़ी जो देखो ना एमएनसीज होती है हमारे यहाँ, आप आईफोन देखो, आप स्टारबक्स देखो है, लेकिन आप इंडिया में देखो बहुत बड़ी बड़ी आपको एमएनसीज लगी नजर आएंगी। लेकिन पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का थोड़ा सा टेररिज्म का थोड़ा सा है। अभी हम जीटीआई भी देखें तो पाकिस्तान फोर्थ नंबर पे आता है, उसको जो
हमारी फोर्सेस बहुत कोशिश करती हैं कम करने की, लेकिन टेररिज्म अगर आपकी कंट्री में एक दफा आ गया है, उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, तो आप इतनी आसानी से उसको नहीं निकाल सकते। मुल्क जो होते हैं वो सदियों लड़ते हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना कि पहले बच्चों की परवरिश पे, आपको किसी भी जगह से टेररिज्म खत्म करना है, वहां के बच्चों की तरबियत पे काम करो, ताकि वो जाके 20 साल के बाद टेररिस्ट ना बने। तो इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन इस तरह खराब होते हैं कि कोई भी कंट्री आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहेगी। देखो इंटरनेशनल लेवल पे हम ताल्लुकात क्यों रखते हैं? ऑब्वियसली हम इसलिए रखते हैं, हम आपस में ट्रेड कर सके, हम मिल बैठ के कोई ना कोई काम कर सके। जब हम ट्रेड ही नहीं करें, हमें बिल्कुल मिल बैठ के काम नहीं करना, वो आके हमारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे आके कंपनीज नहीं लगाएंगे, हम जाके नहीं लगा सकते, तो फिर फायदा नहीं ना इंटरनेशनल रिलेशन का। इसीलिए आप देखोगे पाकिस्तान और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे टेररिज्म ज्यादा है, वहां पे आपको इकोनॉमी भी डूबती नजर आती है, क्योंकि कंट्रीज कॉर्पोरेट कम करती हैं फिर। ठीक है। अब डोमेस्टिक लेवल पे भी नॉन स्टेट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। अक्सर गवर्नमेंट्स नहीं चाहती हैं कि उनके यहाँ पे टेररिज्म हो, लेकिन टेररिज्म हो जाता है किसी न किसी वजह से। चाहे कोई आइडियोलॉजिकल है, रिलीजियस है, नेशनलिस्टिक, कोई भी जो है वो रीजन बन सकती है। ठीक है ना, मोटिवेशन कोई भी बन सकती है लोगों में, लेकिन होती है। देन स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होता है। नॉन स्टेट में यूएस में जो मैंने आपको बताया है कि 9/11 से पहले जो सबसे डेडलीस्ट अटैक माना जाता था, जिसमें 168 लोग मर गए थे, वो नॉन स्टेट टेररिज्म ही था। वहां पे अलकायदा भी नॉन स्टेट टेररिज्म था इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ये नेशनल लेवल पे था। यूएससी का सिटीजन था जिसने यूएससी पे हमला किया था, तो यहाँ पे 168 लोग थे, उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो बंदा था मैकवे मैकवे का ये सीन था कि सॉरी मैकवे का ये सीन था कि इसको लगता था कि जो गवर्नमेंट है हमारी फेड, इससे पहले जब मैकवे ने ये किया था ना, अटैक किया था, इस अटैक से पहले ना यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है और उनके और सिविलियंस के दरमियान 3-4 दफा इस तरह के इंसिडेंट्स हो गए थे, जहां पे फेडरल गवर्नमेंट ने सिविलियंस को सप्रेस करने की कोशिश की थी, कोई भी वजूहात रही होंगी। तो वो जो चीज थी, उस चीज ने ना मैकबे के अंदर ना गवर्नमेंट को लेकर नफरत भर दी थी। और यही वजह थी कि इसने ये अटैक किया था। ठीक है। यही वजह बनी थी इसके। अच्छा, मैकमे ने क्या किया था, कैरिड आउट द बॉम्बिंग ऑफ द अल्फ्रेड पी मोरा फेडरल बिल्डिंग इन ओक्लाहोमा सिटी, किलिंग 168 पीपल। अब इसने इस बिल्डिंग को ही, अल्फ्रेड पी मोरा, इस बिल्डिंग को ही इसने क्यों चूज किया था, इसके पीछे वजह थी। मैंने कहा है ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, और गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए ही क्या किया था इसने, इसने ये अटैक किया था ना। ये एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स थे इसके अंदर, और वो भी एक्सट्रीम किस्म के। अब ये जो बिल्डिंग थी, इसने इस बिल्डिंग को इसीलिए किया था बिकॉज इट हाउस फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इस वजह से, जैसे कि एफबीआई एंड ब्यूरो ऑफ अल्कोहल टबैको एंड फायर आर्म्स, एटीएफ। और यही वो एजेंसीज थी, एफबीआई और एटीएफ, जो जो इंसिडेंट्स हुए थे पहले, जिसमें सिविलियंस और फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट आई थी ना, यही एजेंसी उसमें इन्वॉल्व थी सिविलियंस को ऑप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए ना। तो इसी वजह से जो एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स थे ना मैकबे के अंदर, इसने इन इन सेंटिमेंट्स ने मैकबे को इंस्टिगेट किया कि गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना है। तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये बिल्डिंग को अटैक किया था। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग हाउस कर रही थी फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, एफबीआई, एटीएफ को। और ये चाहता भी, एफबीआई, एटीएफ, इन सबको नुकसान पहुंचाना चाहता था। क्यों? क्योंकि यही वो एजेंसीज थी जो सिविलियंस के अगेंस्ट आई थी। तो ये जो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की इसने ये एक्ट किया था, इसने अटैक कर दिया था बिल्डिंग को, 168 पीपल को इसने मार दिया था। ये नॉन स्टेट टेररिज्म ही था, क्योंकि लोग मर गए ना। ठीक है। और ये जो एक्ट है, ये चला क्यों था? एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स की वजह से, मैंने बताया अभी। ठीक है। गवर्नमेंट ऑब्वियसली जब भी डोमेस्टिक टेररिज्म होगा, वो जरूर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है मोस्टली। अगर वो रिलीजियस है तो कोई ना कोई सेक्ट्स आपस में आ जाएंगे, और वो जो फीलिंग्स होती है ना डिफरेंट, की हर कोई अपने सेक्ट को बहुत ही प्यारा समझता है, उसको टेररिस्ट ग्रुप क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। और फिर वहां पे जब रिलीजन की जंग हो जाती है ना एक कंट्री के अंदर, वहां पे गवर्नमेंट सर पकड़ के बैठ जाती है कि उसे संभाला नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक ना नाजुक इशू बन जाता है, कि वो गवर्नमेंट से भी नहीं संभाला जाता। ठीक है। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे एग्जांपल है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। एक ही the Syrian government under President Bashar al-Assad has been accused of using terrorism-like tactics. इस प्रेसिडेंट के ऊपर ये इल्जाम था कि इसने टेररिस्ट एक्ट्स को खुद किया है, सिर्फ अपने अगेंस्ट जो है
ऑपोजिशन को बैठाने के लिए कि लोग इसको जो है ना इसको अपोज ना करें, इंक्लूडिंग केमिकल वेपन्स को। हालांकि ये सिग्नेटरी था केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को लेके, तो इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशंस ने सबने जो है इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि आप तो इतने ज्यादा आपने तो इंटरनेशनल लॉ तोड़ दिया, मतलब इंटरनेशनल लॉ ही तोड़ा ना, क्योंकि ये सिग्नेटरी थे ना केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के। तो इनके ऊपर जो आया था ना, इनके ऊपर जो ये इल्जाम आया था कि यार इन्होंने ये किया है, तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी आया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW की तरफ से भी आया था कि इन्होंने अटैक्स किए हैं, ठीक है। और इन केमिकल वेपन्स का किया था अगेंस्ट इट्स ओन सिटीजन्स ड्यूरिंग द सीरियन सिविल वार हो गई थी ना सीरिया में, अब पता है ना सिविल वार हुई थी। तो प्रेसिडेंट ने क्यों किया था, क्योंकि प्रेसिडेंट को गिराना दें, तो प्रेसिडेंट ने डिफरेंट टैक्टिक्स यूज किए थे। और ऑब्वियसली अगर आप सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहे हो, बॉडली हार्म है या डेथ है, तो आप टेररिस्ट एक्ट्स कर रहे हो। और खास तौर पे अगर आप अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रहे हो, आपको आजकल की आज डेमोक्रेसी का टाइम पीरियड है, फ्रीडम लिबर्टी ये सारी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिसाइड हुई थी, इनलाइटमेंट आइडियाज बहुत पहले आ गए थे। और उनके आने के बावजूद आज अगर हम लोग खड़े होकर गवर्नमेंट्स को अपोज नहीं कर सकते तो फिर तो कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ के एनलाइटमेंट आइडियाज, ठीक है। तो इन्होंने अपने अगेंस्ट अपोजिशन को दबाने के लिए ये सब किया था, सिविलियंस को मारना, सिविलियंस को अटैक किया था इन्होंने, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट का काम होता है उनको प्रोटेक्ट करना। दिस इंक्लूड्स टारगेटिंग सिविलियन एरियाज, ये जो इन्होंने टारगेट किया था इसमें सब कुछ क्या आता है, टारगेटिंग सिविलियन एरियाज विच हैज रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड फेयर एंड सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन ग्रुप्स को दबाने की कोशिश की। और एक जो है डर की फजा इन्होंने कायम कर दी थी कि जो भी मुझे अपोज करेगा उसको इसी तरीके से जो है मारा जाएगा, उन पर अटैक्स हो। तो अगर आप ये हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें बहुत कुछ था, केमिकल वेपन्स का अटैक था, बाकी और भी बहुत सारे अटैक्स थे सिविलियन के जो है उनके मतलब डिफरेंट जो है अरियाज को, सिविलियन अरियाज को अटैक किया गया था, ठीक है ना। सिर्फ एक नहीं कि आप सिर्फ एक कोई आपके सामने ग्रुप खड़े होकर उसी को मार रहे हो, सिविलियंस को अटैक हुआ था। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, मतलब स्टेट खुद स्पॉन्सर कर रही थी कि हाँ हमारी हमारी कंट्री के अंदर ये टेररिज्म करो। अब इसके बाद हम करेंगे फैक्टर्स बिहाइंड टेररिज्म, वो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।